Good afternoon, everyone. We are back at our everyday newspaper analysis. Today is 9th of October, and today we would be discussing 5 important newspaper articles. Those 5 newspaper articles are again chosen from the Assam Tribune, Indian Express, and the Hindu. These are categorically chosen by keeping APSC as well as UPSC mains into consideration. Although the factual content of these articles will also help you to navigate through MCQs of the preliminary examination. So before we start, let's just take an overview कि हम लोग आज क्या क्या देखने वाला है. जो फर्स्ट आर्टिकल है वो है एक्वाकल्चर के बारे में, स्पेशली फिशरीज के बारे में. उसमें डाइवर्सिफिकेशन की नीड क्यों है, वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड इट. सेकंड इज अबाउट श्रम शक्ति नीति. Niti means policy, Shram Shakti means it's basically for the labor policy. जो अब नया डॉक्यूमेंट आ रहा है वो फॉर्मेटिव स्टेज में, उसके बारे में डिस्कशन होगा. थर्ड इज इंडिया प्रमोट्स सोलर इनिशिएटिव थ्रू इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन. जो सक्सेसफुल स्कीम्स रही है इंडिया की अबाउट सोलर पावर, उनको इंटरनेशनल सोलर अलायंस के प्लेटफॉर्म थ्रू जो अफ्रीकन कंट्रीज है, जो आइलैंड नेशंस है, वहां पे प्रमोट करने का इंडिया का प्लान है. उसके बारे में थर्ड आर्टिकल है. फोर्थ आर्टिकल इज अबाउट एआई फॉर इंक्लूसिव सोसाइटल डेवलपमेंट. फोर्थ आर्टिकल जो है इट लार्जली स्पीक्स अबाउट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट और फ्यूचर प्लान गिवन बाय द नीति आयोग, एंड इट लार्जली डील्स विथ how we can use artificial intelligence for inclusive employment. Inclusive employment का मतलब क्या है कि अभी के लिए AI is largely dominating formal sector, white collar sector, लेकिन एक informal sector में majority of the people are employed. So how can we utilize AI and include that in informal sector as well? तो इसके बारे में थोड़ा सी उसके चर्चा होगी. And fifth and the last one is about India's space sector. How India is planning to move ahead. Policy में क्या change लाना है, vision क्या है, इसके बारे में discussion होगा. So without wasting any further time, let's jump. This is the QR code of the Telegram channel of CSAP. You may consider joining it by scanning it to get access to all the informative PDFs. This is specially for the students who are appearing in mains. I'm sure जो कल mains लिखने वाले वो तो इस वीडियो को देखेंगे नहीं, but those who are planning to prepare better for your next mains can certainly go through this one-pager notes. Soon we would be starting our GS foundation batch for APSC and UPSC, and this batch is better suited for those who are working professionals. ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड. एक्वाकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, थोड़ा सा पहले कंटेक्स्ट देख लेते हैं. जो एक्वाकल्चर है, जो फिशरीज सेक्टर है, वो ओवरऑल इंडिया के जीडीपी में लगभग 1% का कंट्रीब्यूट करता है, 1.02 समथिंग, एंड एग्रीकल्चर के लगभग 4% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है. एक्वाकल्चर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंडिया में जो ओशनिक बाउंड्रीज है, ओशन को एक्सेस है, रिवराइन टेरिटरीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल देती है फॉर फिशरी सेक्टर. अभी जिस रेट ऑफ ग्रोथ से वो ग्रो कर रहा है वो और ज़्यादा बढ़ेगा. तो इस सिचुएशन में अगर उसको सिक्योर्ड करना है फ्यूचर के लिए, तो हमें क्या क्या करना होगा उसके बारे में है ये आर्टिकल. अभी बैकग्राउंड कंटेक्स्ट देख लेते हैं. करंटली इंडिया जो है ना वो सेकेंड लार्जेस्ट है फ्रेश वाटर फिश प्रोड्यूसर में. ठीक है, मतलब जो फ्रेश वाटर फिश प्रोडक्शन जो है उसमें इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट है. फ्रेश वाटर प्रोडक्शन मतलब क्या? जो नदियों से आता है, जो नदियाँ, तालाब, झील, इनमें से जो फिशरीज होती है उसे फ्रेश वाटर फिश प्रोडक्शन कहते हैं, जिसमें इंडिया इज करेंटली एट सेकेंड. एंड ओवरऑल मतलब सॉल्ट वाटर एंड फ्रेश वाटर दोनों को अगर काउंट करें तो ओवरऑल में इंडिया इज थर्ड रैंक ग्लोबली.
अब it is growing very rapidly because fishermen have adopted to newer technology and newer development in the field, है ना. इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? लाइक आई सेड कि 1.4%, 1.04% वो नेशनल जीडीपी में, एंड लगभग 5.5% एक्वाकल्चर एंड एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर के जीडीपी में वो कंट्रीब्यूट करता है. लगभग 1.5 करोड़ 15 मिलियन फिशर फोक्स को लाइवलीहुड देता है. ऑल्सो जो फिश कैच होता है उसको जब एक्सपोर्ट होता है तो ऑब्वियसली फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग में भी वो कंट्रीब्यूट कर देता है. द रेट एट विच इट इज ग्रोइंग हैज मेड इट अ सनराइज सेक्टर, है ना, जिस तरीके से वो ग्रो कर रहा है उसकी वजह से. करंट सिचुएशन क्या है? जो इंडियन एक्वाकल्चर है उसका मार्केट करंटली इज अराउंड 14.4 मिलियन टन्स, और यही लगभग अगले 10 सालों में डबल होना एक्सपेक्टेड है. मतलब 14.4 से 28.8 मिलियन टन्स का एक्सपेक्टेड है इसका, ऑलमोस्ट डबल विद इन अ मैटर ऑफ अ डेकेड. इसमें कार्ब्स जो होता है ना, कार्ब्स डोमिनेट कर रहे हैं, कंट्रीब्यूटिंग टू ऑलमोस्ट 87% ऑफ टोटल एक्वाकल्चर. तो यू कैन सी कि कार्ब्स जो है उसके फेवर में पूरा एक्वाकल्चर टिल्टेड है. सिमिलरली जो फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर है, जो नदियों से पकड़े जाने वाले फिश है, दैट कंट्रीब्यूट्स अराउंड 88%. मतलब सिर्फ 12% है सिर्फ 12% है जो समुद्र से या ब्रैकिश वाटर से कैप्चर होती है. तो इन टर्म्स ऑफ द सोर्स ऑफ फिश नदियां ज्यादा डोमिनेट करती है, और जो इंडिया का एक्सेस है इतना 7,500 किलोमीटर के कोस्ट लाइन का, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि वहां से सिर्फ 12% ही आ रही है. तो देयर इज अ ह्यूज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट. जितनी टोटल स्पीशीज है फिश की, उसमें से सिर्फ 6 स्पीशीज, मतलब सिर्फ 6 ही मेजर स्पीशीज है जो ऑलमोस्ट 80% ऑफ द प्रोडक्शन को डोमिनेट करती है. मतलब हमें डाइवर्सिफिकेशन के लिए कितना स्कोप है, इतने सारे अदर स्पीशीज अवेलेबल है, उनको आप कैप्चर कर सकते हो. जो हेवी टिल्ट है टुवर्ड्स फ्रेश वाटर, उसको आप बैलेंस करके ब्रैकिश एंड सॉल्ट वाटर की तरफ लेके जा सकते हो. नॉट जस्ट कार्ब्स बट अदर प्रोडक्ट्स को भी आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, राइट. अब देखते हैं बायोडाइवर्सिटी पोटेंशियल. जो ओवरऑल जो 35,000 फिश स्पीशीज है जो ईटेबल है, उसमें से इंडिया में 3,200 के आसपास दिखाई देती है, एंड आउट ऑफ इस लगभग 950 जो है वो फ्रेश वाटर है. तो अगर आपको क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट रेजिलियंस बिल्डअप करना है, किसी एक पर्टिकुलर स्पीशी को एक्सटेंट होने से बचाना है, किसी एक पर्टिकुलर स्पीशी के ऊपर स्ट्रेस ना बिल्डअप हो आपको ऐसा लगता है, तो यू विल हैव टू डाइवर्सिफाई द एक्वाकल्चर. अदरवाइज कोई स्पेसिफिक स्पीशीज ही टारगेट हो जाएगी, ठीक है. इसमें फोर्थ डायमेंशन आता है क्लाइमेट एंड सस्टेनेबिलिटी का. जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो सैलिनिटी इंट्रूजन हो रहा है, मतलब जो ब्रैकिश वाटर फ्रेश वाटर के अंदर इंट्रूड कर रहा है, टेम्परेचर जो राइज हो रहा है, जो स्टॉर्म्स आ रहे हैं, दीज हैव कलेक्टिवली अफेक्टेड द स्पीशीज कंपोजिशन. तो जिन स्पीशीज के ऊपर आप अब तक रिलाय कर रहे थे, शायद वो अब ना रहे रिलायबल. तो उसके ऊपर सोल्यूशन क्या है? एक है RAS, मतलब रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चरल सिस्टम. फिर है इंटीग्रेटेड मल्टी ट्रॉपिक एक्वाकल्चर, ऑफ शोर एक्वाकल्चर एंड रिस्क बेस्ड जोनिंग एंड सेटिंग. ये थोड़ा सा टेक्निकल आपको लग सकता है, इसलिए आप अभी के लिए इसको इग्नोर कर सकते हो, बट इतना समझने की कोशिश करना कि एक्वाकल्चर फिशरीज एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइवलीहुड का, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एम्प्लॉयमेंट का, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक्सपोर्ट का. इसमें कुछ दिक्कतें ये है कि फ्रेश वाटर टिल्टेड है, स्पेसिफिक स्पीशीज की तरफ टिल्टेड है. तो इसमें अगर इसको क्लाइमेट चेंज वाले सिचुएशन में नेक्स्ट इकोनॉमिक सस्टेनेबल पॉलिसी की तरह अगर आपको देखना है, तो यू विल हैव टू डाइवर्सिफाई द एक्शंस दैट वी हैव बीन टेकिंग इन द सेक्टर ऑफ द एक्वाकल्चर. ये इस आर्टिकल का एसेंस है, ठीक है. तो व्हाट इज अ वे आउट? एक पूरे नेशनल लेवल का एक एक्वाकल्चर पॉलिसी चाहिए होगा. देन जेनेटिक मैनेजमेंट जो है इट इज स्टिल इन इन्फेंसी, उसके ऊपर भी काम करना होगा, बायोसेफ्टी, बायोसिक्योरिटी या परफॉर्मेंस ब्रीडिंग के कंटेक्स्ट में, ठीक है. और जो डाइवर्सिफिकेशन है दैट शुड आल्सो अवॉइड अनसस्टेनेबल एक्सप्लॉयटेशन and should maintain the ecosystem balance. Okay.
तो let's try and solve the first MCQ. You can pause the video and try and answer this question. Which of the following statements about India's aquaculture sector are correct? India ranks first in inland capture fish production in the world. Inland मतलब fresh water. First नहीं है ना? It was second. तो first statement is wrong. तो first गया. तो answer is B. You don't even need to read statement 2 and statement 3. Next question is Shram Shakti Niti. Niti means policy. Niti means policy. Shram Shakti is about labor policy. अभी draft के condition में it's not finalized yet. It is still in the form of draft. Context क्या है? जो National Labor and Employment Policy है, draft है अभी. That has been released. मतलब लोगों को वो दी गई है to take their views, to seek their opinion, to seek their suggestions, advices. इसके लिए लोगों के लिए ओपन कर दी गई है, तो कुछ उसके बारे में डिटेल्स अब देंगे. ये जो ड्राफ्ट पॉलिसी है, इट प्रपोजेस अ यूनिवर्सल एंड पोर्टेबल सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क टू अलाइन इंडियाज लेबर इकोसिस्टम जो विथ इंडियाज विकसित भारत विजन ऑफ 2047. इस पॉलिसी के कोर फीचर्स क्या है? एक यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी अकाउंट होगा, जो अभी डिफरेंट अकाउंट्स है, जैसे कि ईपीएफओ का आपका अलग अकाउंट होता है, ईसिक का अलग होता है, पीएमजे का अलग है, ई श्रम का अलग है, और हर स्टेट का अपना वेलफेयर बोर्ड है, उसका अलग है. तो इन सबको एक सिंगल अकाउंट पे, जिसको कहा जाएगा यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी अकाउंट, उसमें कन्वर्ट करेंगे. एंड इट इज एम्ड एट इंश्योरिंग यूनिवर्सल वर्कर रजिस्ट्रेशन and portability of benefits from one scheme to another, from one region to another, from one scheme to another. इसमें occupational safety and health OSH reforms भी included है. ठीक है, जिसमें आपका रिस्क, आप जहां पे काम करते हो, लेबर जहां पे इन्वॉल्व है, उसका रिस्क असेसमेंट होगा, AI enabled सेफ्टी नॉर्म्स होंगे, फिर जेंडर सेंसिटिव स्टैंडर्ड्स को सेट किया जाएगा, है ना. इसका पर्पज ये है कि देयर शुड बी नियर जीरो फैटलिटीज, मतलब जो कैजुअलिटीज होती है वर्क स्पेसेस पे, वर्क प्लेसेस पे, उनको नियर जीरो तक लेकर जाना. दैट इज व्हाई सेफ्टी एंड हेल्थ रिफॉर्म्स को इंक्लूड किया जाएगा. नेक्स्ट इज डिजिटल एंड AI ड्रिवन गवर्नेंस विल बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस पॉलिसी. इट विल हैव सिंगल विंडो कंप्लायंस फॉर MSMEs, जिसमें सेल्फ सर्टिफिकेशन एंड सिंप्लीफाइड रिटर्न्स को दिया जाएगा. फोर्थ इज ग्रीन एंड डिसेंट जॉब, मतलब ग्रीन एम्प्लॉयमेंट, जस्ट ट्रांजिशन पाथवेज, जो क्लाइमेट अलाइन लाइवलीहुड है, दे विल बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस पॉलिसी. इसमें यूथ एंड विमेन के ऊपर फोकस किया गया है. लगभग 35% ऑफ द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बाय 2030 टारगेट किया गया है. करंटली इट इज अराउंड 25%. इट्स होवरिंग अराउंड 24-25% विमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन. इट इज टारगेट के 35% तक तो चला जाए. एंड देन टू बिल्ड अप द यूनिफाइड नेशनल लेबर डेटा आर्किटेक्चर, पूरे नेशन का लेबर जो भी है, फॉर्मल इनफॉर्मल हर सेक्टर के लेबर का एक डेटाबेस जनरेट हो जाए. अब इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होगा, उसका रोड मैप ये है कि 3 स्टेजेस में होगा. पहले स्टेज में इंस्टीट्यूशनल सेटअप बनाया जाएगा. जैसे ईपीएफओ एक सेटअप है, एक इंस्टीट्यूशन है. कल अगर बैंकिंग सिस्टम आपको ओपन करनी, तो पहले आरबीआई को सेटअप करना पड़ेगा, फिर नेशनल बैंक्स को सेटअप करना पड़ेगा, फिर उनके ब्रांचेस को सेटअप करना पड़ेगा. ये होता है इंस्टीट्यूशनल सेटअप, है ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का. तो पहला जो फेज है 2025 से 2027 तक, 2 साल तक इंस्टीट्यूशनल सेटअप एंड सोशल सिक्योरिटी का इंटीग्रेशन का होगा. सारी पॉलिसी को इंटीग्रेट किया जाएगा फेज 1 में. फेज 2 जो है 2027 से 2030 तक, तब इस पॉलिसी को रोल आउट किया जाएगा नेशनल वाइड, मतलब पूरे देश में इसको ओपन अप किया जाएगा एंड स्किल का कन्वर्जेंस होगा. एंड फेज 3 जो है आफ्टर 2030, ये पॉलिसी एक्चुअल में कंटिन्यूअस रिन्यूअल फेज में चला जाएगा. इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इट
प्रमोट्स ए फ्यूचर रेडी इंक्लूसिव एंड रेजिलियंट लेबर इकोसिस्टम। मतलब जो जो आपका इकोसिस्टम का पॉजिटिव हो सकता है लेबर इकोसिस्टम का, वो सब इसमें इंक्लूडेड होगा। एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसका एक डॉक्यूमेंट है डिसेंट वर्क एजेंडा, और जो यूएन का SDG 8 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8, विच इज डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इन दोनों के साथ ये पॉलिसी अलाइन करती है। डिजिटल गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इन सारे पैरामीटर्स को वो प्रमोट करेगी। प्लीज पॉज द वीडियो एंड टेक अ लुक एट दिस क्वेश्चन एंड ट्राई एंड सॉल्व दिस। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, it targets increase female labor force participant to 50%, 35% है। second statement is wrong, the answer is 1 and 3। थर्ड आर्टिकल IR के कंटेक्स्ट में है, साउथ साउथ ग्लोबल कोऑपरेशन के कंटेक्स्ट में। what has happened is इंडिया ने PM कुसुम, PM घर सूर्य योजना, ऐसे कुछ स्कीम सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किए जहाँ पे सोलर एनर्जी को टैप करके उसको एक्चुअल एनर्जी में कन्वर्ट किया, यूजेबल एनर्जी में कन्वर्ट किया। लर्निंग फ्रॉम आवर एक्सपीरियंसेस, व्हाट वी आर प्लानिंग टू डू नाउ इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो प्लेटफॉर्म इंडिया एंड फ्रांस ने बनाया था टू गिव सोल्यूशन for climate change crisis and get converted into green energy, sustainable energy, उस प्लेटफॉर्म का यूज करके हमारी सक्सेस स्टोरीज को अफ्रीकन नेशन में एंड आइलैंड नेशंस में प्रोजेक्ट करना है, वहां पे एडवर्टाइज करना है, उनको बताना है कि आप यहाँ से सीख सकते हो, है ना। तो ये आर्टिकल उसके बारे में डिस्कस करता है, स्पेशली व्हाट इट एम्स दैट इंडिया विल शोकेस PM Kusum and PM Surya Ghar schemes to several African and island nations through ISA. The goal is to share the successful renewable models with countries which are facing energy access and connectivity challenges. तो अब इसमें हम लोग देखेंगे कि ये कुसुम योजना क्या है, सूर्य घर योजना क्या है। कुसुम योजना जो है वो 2019 में लॉन्च हुई थी, मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है उन्होंने लॉन्च किया था। ऑब्जेक्टिव था टू प्रमोट सोलर एनर्जी इन एग्रीकल्चरल यूसेज, उससे प्रोवाइड एनर्जी सिक्योरिटी टू द फार्मर्स, इनकम डाइवर्सिफिकेशन एंड क्लीन एनर्जी। तब आउटले था 34,000 करोड़, टारगेट था कि लगभग 100 गीगावाट्स का सोलर कैपेसिटी इंस्टॉल करना है फार्मर्स ओन लैंड पे। But later it was revised and it was increased to almost 350 gigawatt by the end of March 2026। तो अब तक का प्रोग्रेस क्या रहा है वो देख लेते हैं। जो स्टैंड अलोन सोलर पंप्स है, स्टैंड अलोन सोलर पंप्स ऑन एग्रीकल्चरल लैंड, 70% ऑफ देम हैव बीन इंस्टॉल्ड। बहुत ज्यादा बड़ी प्रोग्रेस है, ये सिग्निफिकेंट है। देन जो रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट है, डिसेंट्रलाइज्ड ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स, 6% have been achieved. Grid connected solar pumps only 16 to 25% are completed. तो ये जो grid connected solar pumps है इसमें थोड़ा हम behind है, but otherwise the progress is exceptional. PM सूर्य घर स्कीम जो है, it is about promoting rooftop solar installation. Rooftop solar installation, घर के छत पे solar installation बनाना for households. पर्पस क्या है? सेल्फ रिलायंट क्लीन हाउस होल्ड एनर्जी जनरेशन, इंडिपेंडेंट क्लीन सेल्फ रिलायंट एनर्जी के जनरेट करना, रिड्यूसिंग द डिपेंडेंस ऑन कन्वेंशनल पावर ग्रिड्स। ये तो था अब तक के जो दो स्कीम है उसमें। अब इसको इंटरनेशनल रिलेशन में, अफ्रीकन नेशंस में, आइलैंड कंट्रीज के में डेमोन्स्ट्रेट करना की पर्पस 2 है। फर्स्ट, ये जो कंट्रीज है जहां पे हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे वो एनर्जी स्टाफ कंट्रीज है, वो एनर्जी की यूटिलिटी जनरेशन में चैलेंजेस फेस कर रहा है एंड ऑल्सो उनको क्लाइमेटिकली रिस्पॉन्सिबल सॉल्यूशन चाहिए उनके क्राइसिस के लिए।
तो इंडिया उनको वो सॉल्यूशन देगा एंड इसके वजह से इंडिया अपना जो डिप्लोमेटिक ऑरा है, डिप्लोमेटिक विजन है, उसको और एक्सपांड करेगा by making South-South cooperation, South-South coordination as the actual actionable thing rather than just philosophizing or putting it in only in words. Please try and solve this question. Pause the video and try and solve this question. About PM Kusum scheme. It aims to promote the use of solar energy in the agriculture sector by setting up renewable energy plants on farmer-owned land. Correct. It provides for both grid-connected and standalone solar pumps installation. Correct. The scheme is being implemented by the Ministry of Power. Ministry of Power. Ministry of कौन सा है? Ministry of New and Renewable Energy. So statement 3 is wrong. Now, fourth, probably the most important article is AI for inclusive societal development. नीति आयोग ने डेलॉइट के साथ मिलकर एक रिपोर्ट पब्लिश किया, वो बहुत पोटेंशियल वाला रिपोर्ट है और इसीलिए उसको कंसिडर किया है आज के लेक्चर के लिए. जनरल अंडरस्टैंडिंग क्या है कि इनफॉर्मल सेक्टर इंडिया में डोमिनेट करता है. 80%, 75, 78% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में. 60% अगर हम डेटा में जाए, अगर उसमें हम गिग इकोनॉमी या प्लेटफॉर्म वर्कर्स को इंक्लूड करें तो लगभग 80% के आसपास चला जाता है. जो एआई का यूज हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो लार्जली जो फॉर्मल व्हाइट कॉलर सेक्टर है, फिर आईटी है, सर्विस सेक्टर है, जो ऑलरेडी सुपर नॉच सुपर टॉप कंडीशन में, उनमें एआई का यूज हो रहा है. लेकिन जो लेबर इंटेंसिव इनफॉर्मल एमएसएमई वाला जो सेक्टर है, वहां पे एआई का यूज बहुत कम है. तो इन दोनों को कैसे मिलाया जाए, इन दोनों को एक साथ कैसे लाया जाए? अगर इन दोनों को एक साथ लेकर आते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ कितना बढ़िया हो सकता है. इसका एक विजन डॉक्यूमेंट नीति आयोग ने प्रोड्यूस किया है अलॉन्ग विथ डेलॉइट. इस रिपोर्ट का नाम जो है वो आप बस एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ एडीआरई या प्रीलिम्स के क्वेश्चन में इसका नाम आ सकता है. एआई फॉर इंक्लूसिव सोसाइटल डेवलपमेंट है ना. जो पर्पज इज 490 मिलियन जो इनफॉर्मल वर्कर्स है उनको एम्पावर करना. द फोकस इज ऑन यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर सोशल इंक्लूजन एंड ट्रांसफॉर्मिंग द इनफॉर्मल इकोनॉमी. मैंने जो अभी तक आपसे डिस्कस किया वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभी तक जो था दैट वाज मेनली फोकस, द ग्लोबल एआई डिस्कोर्स वाज मेनली फोकस्ड ऑन फॉर्मल एंड व्हाइट कॉलर सेक्टर्स ओवरलुकिंग द इनफॉर्मल इकोनॉमी. इस रिपोर्ट में ये भी कहा है कि एआई अलोन, सिर्फ एआई अकेले कैन नॉट सॉल्व द सिस्टमेटिक बैरियर्स ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर में प्रॉब्लम्स ये भी है, लैक ऑफ एक्सेस टू फाइनेंस, लैक ऑफ एक्सेस टू स्किलिंग और एक्सेस टू सोशल प्रोटेक्शन, ये भी एब्सेंट है. तो ये सिर्फ एआई नहीं सॉल्व कर पाएगा. तो उसके लिए लाइक विल नीड ह्यूमन इंटेंट, वी विल नीड पॉलिसी कोऑर्डिनेशन एंड वी विल नीड इन्वेस्टमेंट. ऑल्सो टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन की भी जरूरत पड़ेगी, ऐसा ये डॉक्यूमेंट बता रहा है जो नीति आयोग ने रिलीज किया. उन्होंने इसमें, इस डॉक्यूमेंट में, इस रिपोर्ट में मिशन डिजिटल श्रम सेतु के बारे में भी कहा है, जो विच इज अ प्रपोज्ड नेशनल लेवल मिशन. इट इज अ national level initiative to make AI accessible, affordable and impactful for everyone, every informal वर्कर. इसमें फिर एआई का यूज होगा, इमर्सिव टेक्नोलॉजी का यूज होगा, ब्लॉकचेन का यूज होगा. अब ये एक थॉट प्रोसेस है, एक आइडिया के रूप में है, अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन काफी दूर है, बट हो जाएगा. इसके ये पॉलिसी लेके आने के पीछे का इकोनॉमिक एंड सोशल रैशनल क्या है? एक जो करंट ग्रोथ पाथ है, एट द करंट ग्रोथ पाथ इनफॉर्मल वर्कर्स एवरेज एनुअल इनकम में स्टैग्नेट एट $6,000 बाय 2047. एक वहां पे आकर रुक जाएगा, जो कि अगर इंडिया को हाई इनकम स्टेटस चाहिए होगा तो वी नीड अराउंड $14,500 बाय 2047 है ना. तो लगभग हाफ से भी कम में फंस जाएगा. अगर इनको इस ब्रैकेट में फंसने से बचाना है तो एआई का यूज करना होगा.
जो टेक्नोलॉजी है, द टेक्नोलॉजी शुड सर्व एज एन इक्वलाइजर. अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, फॉर्मल या इनफॉर्मल, वेरी वेल लर्नड, इलिटरेट, सबको एक प्लेटफॉर्म पर लेके आए, इसलिए टेक्नोलॉजी ने काम करना चाहिए. इट शुड सर्व एज एन इक्वलाइजर. उसको इक्वलाइजर का रोल देने के लिए ये पॉलिसी का होना बहुत जरूरी है. ठीक है. अब ये नीति आयोग के फ्रंटियर टेक हब के बारे में, इट इज एक्चुअली एक्शन टैंक टू ऑपरेशनलाइज द फ्रंटियर टेक्नोलॉजी फॉर सोसाइटल बेनिफिट्स. ये एमसीक्यू आप सॉल्व करिए. इसका इफ पॉसिबल ट्राई एंड मेंशन योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन. ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ. Fifth and the last article of the day is about India's space sector, space economy. अब इसको सिर्फ इनोवेशन या स्टडी एकेडमिक पर्पज से ना देखते हुए, कैन वी यूटिलाइज स्पेस सेक्टर एज अ सोर्स ऑफ अर्निंग, सोर्स ऑफ रेवेन्यू? Is it possible that space sector can become the integral part of economy and not just the part of exploration? इसके बारे में ये थोड़ा डिस्कशन करता है. अभी बात क्या है कि इंडिया की जो स्पेस इकोनॉमी है, करेंटली इट्स अराउंड $8.4 बिलियन 2022 में, बट इट इज एक्सपेक्टेड टू बिकम 5 टाइम्स मोर. मतलब $8.4 बिलियन से सीधा $44 बिलियन तक एक्सपेक्टेड है अगले 10 सालों में. सो ये जो ग्रोथ है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, डायरेक्टली 5 गुना बढ़ जाना, इट इज बीइंग ड्रिवन बाय द लैंडमार्क रिफॉर्म्स एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इन प्राइवेट प्लेयर इन स्पेस डोमेन. जो करंटली जो मेजर ड्राइवर्स है इंडियन स्पेस के ग्रोथ के, वन ऑफ देम इज इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स. जो NSIL है ना, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इट्स एक्चुअली इसरो का कमर्शियल आर्म है, जो मार्केट को केटर करता है, जो प्रोडक्ट बनाता है, सर्विस देता है मार्केट को. न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो. देन नेक्स्ट इज इन स्पेस, जो इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर है, वो रेगुलेटरी है एंड फैसिलिटेटरी बॉडी है प्राइवेट प्लेयर्स के लिए. ये दोनों का होना प्राइवेट सेक्टर को या रादर स्पेस सेक्टर को ओपन कर देता है. करंटली जो प्राइवेट सेक्टर और स्टार्टअप है, उसमें से लगभग पिछले 5 सालों में 300 से ज्यादा स्टार्टअप एस्टैब्लिश हुआ है. एंड करंटली इंडिया 5th रैंक पे ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम ऑफ स्पेस सेक्टर. चंद्रयान 3, मतलब इंडिया का लार्जली फोकस है कॉस्ट इफेक्टिव इनोवेशन. चंद्रयान 3 हो गया, या जो SSLV है, ये 2-4 ऐसे एग्जाम्पल है कि जो बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव वे में स्पेस को एक्सेसिबल बना देता है. जो फ्यूचर रोड मैप है वो है कि बाय 2035 इंडिया अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसा इक्विवेलेंट बनाना चाहते हैं, जिसका नाम होगा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन. देन बाय 2040 इंडिया इज प्लानिंग टू लैंड इट्स एस्ट्रोनॉट ऑन द मून. एंड फिर लगभग 15 सालों में अगले 100 से ज्यादा सैटेलाइट प्लान्ड है यूजिंग PPP. ब्रॉडर विजन क्या है? अभी तक जो स्पेस टेक्नोलॉजी थी वो सिर्फ रॉकेट लॉन्चेस के आसपास ही हावर करती थी, रॉकेट लॉन्चेस, सैटेलाइट एक्सेट्रा. लेकिन अभी जो होगा वो 70% ऑफ द स्पेस टेक्नोलॉजी विल बी फॉर द डेवलपमेंट एंड ईज ऑफ लिविंग. The idea is कि space along with digital plus governance, space, digital and governance, इन तीनों का convergence जो होगा, that should become the digital nervous system of विकसित भारत of 2047. The idea is to use space as the multiplier in developmental strategy and for the inclusive growth. ये फाइनल क्वेश्चन है. आई वुड रिक्वेस्ट यू टू ट्राई एंड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड पुट इट इन द कमेंट सेक्शन. These are our smart books, one stop solution for your preparation strategy. अभी ये एसएमएस मीडियम में भी अवेलेबल है. You can connect on this number to get access to these books. Thank you so much. Yesterday I could not take lecture on panel because I was not well. But thank you for accepting the anomaly. We'll try and continue on the panel itself.
Thank you. Have a good day.